वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। आज से हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर मशीन और उसके बाद फिर स्विच गियर। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब क्या है सो समझिए। ये सिंपल ये है कि इंडस्ट्रीज में जो मैन पावर को हटा करके जो मशीन्स का जो यूज किया जा रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट में मिलता है कि किस टाइप की मशीन्स इसमें यूज किए जा रहे हैं और बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में भी आप जानते हैं और उसके साथ साथ उन मशीन्स के वर्किंग के पीछे क्या बेसिक है वो सब जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल कंट्रोल, इस तरह से। तो बेसिकली ये है कि इंडस्ट्रीज में जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, मेनली जो कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है उसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा पढ़ना है। जो इसका पहला नहीं सेकेंड यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, उसमें वो भी ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, वो सिंपल कुछ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टाइप का वो देखेंगे। और पहला यूनिट बेसिकली यही है कि इंडस्ट्रीज में जो ऑटोमेशन का काम है, ऑटोमेशन का काम मतलब जो मशीन्स के हेल्प से जो सारे काम होते हैं उसके बारे में है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उसका बेनिफिट है, ये सब है। सेकेंड यूनिट में उन मशीन्स को ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कैसे निकालते हैं इसके बारे में। फिर थर्ड यूनिट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में जो इंडस्ट्री में यूज होता है, सर्वो मोटर, सिंक्रोस और भी तरह तरह के पुश बटन, स्विच और इस तरह से। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोलर है, किस तरह के टाइप के, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, ये सब है। और फिर लास्ट यूनिट में कुछ चीजें हैं छोटी मोटी। तो ये है बेसिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का थ्योरी पेपर है बेसिकली, और मार्क्स इसमें आते हैं, फिगर वगैरह है इसमें कुछ कुछ, तो ये सब देखेंगे। तो फिलहाल जो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो पहला यूनिट है जो कि छोटा सा अभी ही हो जाएगा, उसमें बेसिकली आपको ये जानना है कि इंडस्ट्रीज में जो ऑटोमेशन का काम है, जो मैन पावर को हटा के हम लोग ज्यादा से ज्यादा मशीन्स को यूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है, और कोई भी मशीन लगाने से पहले या ऑटोमेशन करने से पहले क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसकी जरूरतें हैं, क्या उसका बेनिफिट्स है, ये सब। इसमें देखिए जो कंट्रोल सिस्टम का जो पार्ट आएगा सेकेंड यूनिट से वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल सिस्टम मतलब कोई भी चीज जिसकी आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये जो माइक का सिस्टम है ना, इसकी वॉल्यूम को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। तो कोई भी चीज जिसकी आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फैन है, उसके आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेगुलेटर। ऐसे अगर बिना रेगुलेटर का भी फैन है तो भी आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलता है, ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है। आपका डिजायर था, आपको गर्मी लग रही थी, आप पंखा चलाना चाहते थे, आपने स्विच ऑन किया, फैन चला, दिस इज ऑल्सो ए कंट्रोल सिस्टम। लेकिन एक्यूरेटली आप जिस स्पीड पे चलाना चाहते हैं उस स्पीड पे चलाने के लिए आपको रेगुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जितने भी मशीन्स हैं वो सब अपने आप में कंट्रोल सिस्टम है ना, जिसमें कि इक्विपमेंट है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं और वो सब कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं कि जैसा आप आउटपुट चाहते हैं वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें वो डिस्कवरी वगैरह पे आता है, जो कोई भी इंडस्ट्री का जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो दिखाता है कभी कभी, तो उसमें आप देखिएगा कि सिंपल अगर जैसा मैंने देखा था, एक तेल भरने का जो 1 लीटर तेल का जो बॉटल होता है उसकी पैकेजिंग से लेकर के कैसे वो प्लास्टिक की पूरी सीट आती है पहले, फिर उसको फोल्ड किया जाता है, उसका बेस बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसको एक शेप दिया जाता है जो हम लोग कोन शेप देखते हैं, ठीक है, फिर उसको एक उसको क्या कहते हैं, वो हम नाम बोल रहे हैं, एक ऐसा होता है जो कि एक ट्रे टाइप का, है ना,
ट्रे टाइप का चलता रहता है, उसमें सारे बॉटल्स एक लाइन से लगे रहते हैं और फिर वो एक एक करके वो तेल डालने वाली मशीन पे जाते हैं। वहां पे वो मशीन में एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे बोतल उसके नीचे आएंगे, जैसे आजकल आप लोग कहीं मॉल वगैरह में जाते होंगे, है ना, अब तो खुला है, तो आप देखते होंगे कि जो सैनिटाइजर वाला मशीन है उसके नीचे आप हाथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो सेंसर्स है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो कि चेक करता है कि उसके बगल में कोई चीज आया तो वो ऑटोमेटिकली ओपन होकर के फ्लो करता है। उसी तरह से जैसे ही उसके नीचे बॉटल आता है उसमें वो सेंसर सेंस करता है, उसमें से एग्जैक्टली अगर 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही ऑयल उसमें आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली कैप लगेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस एक बड़े कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। इसको हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हाँ पहले ये मशीन है, फिर ये है, फिर ये है, तब फिर एक पूरा सिस्टम बना। तो ये कंप्लीट जो सिस्टम जो इंडस्ट्रीज में है ये कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में थोड़ा बहुत। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बेसिकली मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज में जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का यूज कर रहे हैं, वही है आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसके लिए मैंने बुक भी आपको बताई थी, या तो आप बीएस मान के ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये कंट्रोल सिस्टम इस सेमेस्टर में भी पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में भी पढ़ना है। अगर बहुत स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो नागराथ एंड गोपाल की बुक आती है, एम गोपाल और नागराथ की बुक आती है, शायद न्यू एज पब्लिकेशन या किसी का, एम गोपाल और नागराथ एंड नागराथ राइटर का नाम बता रहे, ये आती है। और आपके लिए बीएस मान के ठीक रहेगा, है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और अच्छा है। या आप हसन सईद की भी बुक आती है, वो भी ले सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। क्योंकि इतने के बावजूद भी पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है पुश बटन स्विच या और भी कुछ टॉपिक्स जो है वो नहीं मिलते हैं, तो हम लोग के लेक्चर्स में वो सारा कुछ कवर होगा जितना पॉसिबल है। तो बुक से ही है, बीएस मान के, हसन सईद या एम गोपाल, आप खुद से देख के बुक स्टोर पर या ऑनलाइन पढ़ के आप ले सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो फर्स्ट यूनिट को अभी कवर करना है आज, तो देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब कि यूज ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, यूज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स इन इंडस्ट्रीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करें। क्यों? बेसिक किसी भी इंडस्ट्री का बेसिक क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप बिल्कुल मुझसे एग्री करेंगे, डबल एफ होता है, बिल्कुल एग्री करेंगे कि प्रॉफिट है कॉस्ट पर यूनिट या आप ये भी कह सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस इन्वेस्टमेंट पर यूनिट, यही होगा। बचपन में आप लोग पढ़े भी होंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस तरह से। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, मतलब जितने में आप बेच रहे हैं और जितना आपको उसको बनाने मिल रहा था, ये तो एक यूनिट की बात हुई। अगर आप ऐसे ऐसे 1000 यूनिट बनाते हैं तो इनटू प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम मतलब आप कितना बनाते हैं, कितना आप मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस इन्वेस्टमेंट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन वॉल्यूम, ये तीनों मिलकर के आपको प्रॉफिट देंगे, है ना। अब इसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम लोग तभी करेंगे, या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तभी हमारे लिए फायदेमंद होगा अगर उसके कारण हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो, है ना। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट घटे और प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़े। इन तीनों में से कोई भी एक हो जाए या दो हो जाए या तीनों हो जाए तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो भी इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट घट गया तो भी इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ गया तो भी इंक्रीज करेगा। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को यूज करने से, है ना,
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को यूज करने से ये तीनों ही चीजें हो सकती हैं। सेलिंग प्राइस भी बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट भी घट सकता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। कैसे, वो देखेंगे हम लोग एक एक करके, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को यूज करने से सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे घट सकता है और प्रोडक्शन वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को। देखिए, कॉस्ट पर यूनिट, या इसी को हम वहां पे लिखे थे इन्वेस्टमेंट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट या आप इसको इन्वेस्टमेंट पर यूनिट भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर यूनिट ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना। कॉस्ट किसी भी चीज में कितना खर्च लग रहा है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है मटेरियल पर, जो आप कच्चा माल मंगाएंगे उसको प्रोसेस करेंगे तो एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा एनर्जी, जो बिजली बिल खर्चा हो रहा है उस पर आपका जो खर्च पड़ रहा है वो आएगा। तीसरा मैन पावर, जो आदमी काम में लग रहे हैं, है ना। मशीन का तो इनिशियल कॉस्ट है, वो अलग चीज है। मैन पावर जो आपको सैलरी देनी पड़ती है, जो मंथली आप सैलरी देते हैं, उसका भी अपना एक कॉस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो चीज आता है, एक आता है कॉस्ट ऑफ लैंड, तो जमीन का कॉस्ट है, जमीन का जो खर्च है खरीदने का, या आप इंडस्ट्री को एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको और जमीन लेना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मशीन का कॉस्ट। तो ये जो 1 2 3 4 5 पांच चीजें जो हैं ये डिसाइड करती हैं किसी भी इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा लग रहा है, उस पे किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, उसका ये पांचों फैक्टर्स हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है वो किस तरह से, देखिए प्रॉफिट बढ़ने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को घटना चाहिए। तो देखेंगे कैसे घटता है। तो सबसे पहला ये मटेरियल पर देखिए, मटेरियल तो बेसिकली किसी भी चीज को बनाना है, और अगर से हम लोग कंपैरिजन किस में करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ह्यूमन में और मशीन्स में, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि अगर कंप्लीटली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता, आदमी लोग बनाते तो क्या होता, और मशीन्स कर रही तो क्या होगा। तो देखिए, एक जो मटेरियल की बात है, तो मटेरियल कोई भी जो आता है, ठीक है, तो उसका दो चीज होता है। एक तो उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं, और दूसरा मटेरियल में काट छांट बहुत होता है ना। एक्चुअली कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको कहा वो प्लास्टिक वाली बात, कि वो आता है तो पूरा एक सीट आता है, ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन कि प्रत्येक बोतल को बनाने में आपको कितना कट करना है, कितना लेना है, उस हिसाब से उसका काट छांट करना होता है। ठीक है, और उसका मटेरियल चेक करना होता है, मटेरियल अच्छा है कि नहीं। इन दोनों ही चीजों में ह्यूमन से बेटर मशीन्स काम करती हैं, क्योंकि जहां तक काटने की बात है तो एक बार आप मशीन्स में अगर सॉफ्टवेयर में सेट कर दिए कि इतना सेंटीमीटर बाय इतना सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली वो उतना ही कटेगा और उतना ही कट के आपको पीस मिलेगा। और अगर ह्यूमन की बात है तो ह्यूमन एरर्स आर एवरीवेयर, तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो जो कम ज्यादा होगा वो बर्बाद होगा। थोड़ा सा भी अगर आपने ज्यादा काट दिया तो उतना फिर हटाइए तो वो बर्बादी हो जाता है, फिर स्क्रैप में बिकता है। तो नोट्स में भी आपको ये चीज आएगी कि मटेरियल जो है उसमें अगर ह्यूमन से काम हो तो स्क्रैप ज्यादा निकलता है, जो कचरा है वो ज्यादा निकलेगा। बट अगर आप मशीन्स का यूज करते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर आप डालते हैं इतना बाय इतना ही कट होना है तो उतना ही कट होगा। ठीक है, तो स्क्रैप की बात हुई। दूसरा क्वालिटी, तो क्वालिटी की भी जो बात है वो भी मशीन ज्यादा बेटर चेक कर सकती हैं, क्योंकि उनको जो सेट किया गया वो देना है। तो क्वालिटी चेकिंग एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, दोनों ही अगर आप मशीन्स को यूज करेंगे तो आपका कम लगता है ना। जहां आपको एक बोतल बनाने में अगर मतलब 200 ग्राम या 300 ग्राम का आपको लग रहा था, वहां इसके मशीन कंपैरिजन में वो चीज कम हो जाएगी। तो एक तो मटेरियल है, तो ऑटोमेशन की मदद से आपको मटेरियल कॉस्ट कमेगा। दूसरा एनर्जी, देखिए एक बात तो ये है कि की एनर्जी कंजम्पशन, आप मशीन्स को ज्यादा लगाएंगे तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, लेकिन समय के साथ जो मशीन्स आ रही हैं वो सेम वर्क को कम पावर में भी सेम वर्क करने वाली आ रही है ना। मतलब कम पावर लेंगी
लॉसेस कम, डिजाइनिंग है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हम लोग पढ़े हैं मशीन्स में कि मशीन में जो हम लोग इनपुट देते हैं और जो आउटपुट मिलता है ना, उसके बीच का जो गैप है वो कहाँ है, लॉसेस में है ना। तो लॉसेस हम जितना टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके लॉसेस हम जितना कम करेंगे उतना ही कम एनर्जी की खपत होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी, समय जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा वैसे वैसे एनर्जी की खपत कम होगी, ठीक है। थर्ड है मैन पावर, मशीन्स का यूज करेंगे, मैन पावर ऑब्वियसली घटेगा, ठीक है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण बढ़ेगा बट दैट कैन बी कंपेंसेटेड बाय इंक्रीजिंग मोर इंडस्ट्रीज, इस तरह से। बट हम लोग उस पे अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा रहे हैं अभी, तो हम लोग को ये देखना है कि मशीन्स के आने से क्या फायदा होगा, नुकसान पे नहीं देखना है अभी। तो मैन पावर ऑब्वियसली कमेगा, और मैन पावर कमने से फायदा ये है कि जो आपको मंथली सैलरी देनी पड़ती है वो आपका बचेगा, है कि नहीं, क्योंकि मशीन्स में सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और मेंटेनेंस है ना, थोड़ा बहुत। तो इसलिए जो आपको मैन पावर का जो मंथली जो आपको देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो मैन पावर विल गेट ऑब्वियसली रिड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लैंड। धीरे धीरे आप ऐसा देख भी रहे होंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे मशीन्स का साइज कम हो रहा है कि नहीं, नैनो मशीन्स आ रही हैं। हाँ, जो आपका कंप्यूटर पहले एक रूम इतना बड़ा था, अब वो आपके छोटे से एक चिप में है, छोटे से आपके मोबाइल में है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मशीन्स का साइज कमेगा और कम रहा है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड तो घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मशीन बढ़ेंगी, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन आप ज्यादा लगाएंगे तो कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगा, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे प्रोडक्शन वॉल्यूम हम इतना बढ़ा पा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन का ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि ये बात है मशीन्स को लगाने से कॉस्ट ऑफ मशीन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें, आपको खुद ऐसा फील हो भी रहा होगा कि अगर ओवरऑल हम देखें इन सब को, तो मैन पावर कॉस्ट आपका कम रहा है, मटेरियल का कॉस्ट आपका बच रहा है, ये बच रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूज करने से आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है दैट विल रिड्यूस ऑब्वियसली, क्योंकि आप मटेरियल बच रहा है, फिर मैन पावर का खर्च बच रहा है, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप कंप्लीटली मैन पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इन्वेस्टमेंट की बात। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज करने से जो आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो कैसे बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है, प्रोडक्शन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन वॉल्यूम का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू मैन्युफैक्चर इन अ डे या इन ए आवर। आप कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम है। तो देखिए प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो मेनली इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक है प्रोडक्शन टाइम, कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, टोटल कितना टाइम लग रहा है ना, एक पीस को बनाने में टोटल कितना टाइम लग रहा है। जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली। सेकंड जो है वो है मटेरियल हैंडलिंग टाइम। मटेरियल हैंडलिंग टाइम का मतलब है कि एक जो कंप्लीट जो प्रोसेस है ना, उसमें प्रत्येक प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। प्रोडक्शन टाइम तो टोटल है, लेकिन प्रत्येक प्रोसेस में कितना टाइम है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो तेल भरने वाला जो है उसमें कटिंग का है, फिर वो मूव करेगा, फिर उसमें तेल को डिप करने का। तो मटेरियल हैंडलिंग टाइम मतलब प्रत्येक प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब आप समझ सकते हैं कि लंच ब्रेक चाहिए, मैन अगर ह्यूमन है, मैन पावर है तो उसको लंच ब्रेक चाहिए, फिर इस तरह से। बट मशीन्स हैं, दे डजंट नीड एनी लंच ब्रेक और दिस टाइप ऑफ थिंग। तो आइडल टाइम मतलब आराम का समय। तो ऑब्वियसली आराम का समय मैन पावर को ज्यादा लगता है और मशीन्स को उतना कुछ है नहीं, मतलब, है ना। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस टाइम। क्वालिटी एश्योरेंस टाइम मतलब ये हुआ कि जो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छे से अच्छी हो, है ना। इसके लिए
जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद फिर उसे क्वालिटी को चेक करना है ना, कि क्वालिटी कैसी है इसकी, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट होता है, जो कि आपको टेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट होता है, जो कि चेक करता है कि क्वालिटी कैसी है, तो उसका एक अपना टाइम है। तो इन सब में जितना कम टाइम लगेगा उतना आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमको प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमको प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इन सब का जितना टाइम कम लगेगा उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम होगा। तो देखिए इधर से स्टार्ट करें अगर, तो क्वालिटी एश्योरेंस टाइम, तो क्वालिटी एश्योरेंस टाइम में ऑब्वियसली आप मशीन्स का अगर यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए तो दैट इज बेस्ट। अभी आप देखिए सिंपल, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे मेगर एक डीसी जनरेटर है जो कि चेक करता है कि इंसुलेशन स्ट्रेंथ कितना है। जैसे कि किसी भी चीज का चेक किया जा सकता है, जनरली इंसुलेटर्स का हम लोग चेक करते हैं कि उसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ कितना है, कितना रेजिस्टेंस है उसका। तो उसके लिए पहले जो मशीन आती थी, अभी भी लोग यूज करते हैं, वो होता है मैनुअल, हाथ से घुमाने वाला, है ना। उससे लोग घुमाते हैं, डीसी वोल्टेज जनरेट करता है और उसके बीच का रेजिस्टेंस पता करता है। उसमें दो क्लिप होते हैं, एक क्लिप ऊपर में लगा दिए, दूसरा क्लिप नीचे लगा दिए और दोनों के बीच का रेजिस्टेंस को मेजर किए। अब तो क्वालिटी उससे पता चली, हाँ हमको 2000 ओम चाहिए तो 2000 ओम आ रहा है, गुड। तो उससे होता था। अब डिजिटल आ गया, है ना, तो डिजिटल आ गया तो सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, वो तुरंत रिजल्ट देता है, तो टाइम बचा। तो इसी तरह से अगर मशीन्स को हम यूज करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस टाइम है वो कम होगा, समय बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडल टाइम, जैसा मैंने कहा मशीन डजंट नीड एनी आइडल टाइम, कोई उनको दिक्कत नहीं, 24 घंटे आप चलाओ, 365 दिन चलाओ। हाँ मेंटेनेंस के लिए कुछ ब्रेक्स लगता है, बट इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग को हर में चाहिए आराम, मिलता भी है जहां भी है, तो आइडल टाइम भी मशीन्स के केस में कम होगा। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग टाइम। ऑब्वियसली एक चीज को दूसरे जगह पहुंचाना है तो अगर ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा तो एक आदमी काम करेगा, एक आदमी वहां पहुंच जाएगा। अब जो आ गया है उसका नाम हम भूलते हैं बार बार, बट अब जो सिस्टम आ गया है, जो ड्राइव सिस्टम, बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो है, उससे वो अपने आप मूव करते जाता है और जो भी जहां पर जिसको जो काम करना है वो वहां खड़ा रहता है, ठीक है। जो भी मशीन से वो वहां खड़ा है, वो बेल्ट से आया यहाँ पे काम हुआ, फिर वो आगे बढ़ गया। तो ये जो मटेरियल हैंडलिंग टाइम है मच इजी है, वो मोटर लगा रहता है, रोलर्स, वो उसको बेल्ट करते हैं, बेल्ट को मूव करते रहते हैं, वहां पे काम होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग टाइम ऑब्वियसली गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। और ये तीनों रिड्यूस होगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम भी रिड्यूस होगा और प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने वाले जो कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से 3 फैक्टर्स हैं। उसमें से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम को कैसे ऑटोमेशन बढ़ाता है, और तीसरा जो है प्राइस पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो वो तो बहुत सिंपल, आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का प्राइस डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा प्राइस मिलता है, देते हैं लोग। आप एप्पल का आईफोन देखिए, क्वालिटी है तो लोग खरीदते हैं, भले उसका दाम जो है सो लाखों में है, फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि क्वालिटी है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऑटोमेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस आप देख सकते हैं होता है, और मशीन्स की मदद से जब हम क्वालिटी चेक करेंगे, कई सारे पैरामीटर्स को चेक करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का जो टेस्टिंग होता है पूरा का पूरा मशीन्स के थ्रू हम लोग करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और भी जो है आपको जो हीट वाला टेस्ट है वो, फिर पोलैरिटी टेस्ट जो है, मैग्नेटिक टेस्ट, वेक्टर ग्रुप, सारा कुछ मशीन्स के थ्रू होता है। तो ऑब्वियसली प्राइस पर जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना अच्छा आपको प्राइस मिलेगा। तो प्राइस आप कह भी सकते हैं कि हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी है तो हमारा प्राइस है, तो प्राइस पर यूनिट तो ऑटोमेशन यूज करने से इंप्रूव होता है। तो ओवरऑल बात ये हुई कि आप अगर ऑटोमेशन को यूज करते हैं तो योर प्रॉफिट गेट्स इंप्रूव्ड, और वही तो चाहिए, ठीक है। तो ये था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह से प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का, जो लास्ट ही टॉपिक है, वो ये है कि ऑटोमेशन सिस्टम की क्या डिजायरेबल क्वालिटीज होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आइए उसको देख लेते हैं।
तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी डिजायरेबल क्वालिटीज हैं, तो आप लोग गेस भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, है ना, होना ही चाहिए। नेक्स्ट है गिव हाई क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझिए और हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का मतलब समझिए। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि अपने ऑटोमेशन सिस्टम में या मशीन में आपने जो सॉफ्टवेयर, आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया, जो उसमें सॉफ्टवेयर डाले, जो उसमें प्रोग्रामिंग की, जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही काम करे, उससे डेविएट ना करे। फॉर एग्जांपल आपने वो जो मैंने एग्जांपल दिया आपको तेल वाला, आपने उसमें प्रोग्रामिंग की कि भाई खोलना तो 1 लीटर आना, अब वो हर बार अगर 1 लीटर 50 ग्राम अगर आएगा तो वो गिरेगा, क्योंकि 1 लीटर उसमें बढ़ जाएगा, फिर दैट विल ओवरफ्लो प्रॉब्लम, तो ये लॉस है ना। तो 50 ग्राम तो फिर भी बहुत है, 5 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि जो डिजायर है, जो हम चाहते हैं कि ये मशीन ये काम करे, तो वो एग्जैक्टली वही करे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी यही हुआ कि जो हमने प्रोग्रामिंग की है, जो हमने सॉफ्टवेयर डाला, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, एग्जैक्टली हमको वही रिजल्ट चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए, ताकि हमको दोबारा चेक ना करना पड़े कि भाई 1 लीटर है तो हम फिर उसको डाल के देख रहे हैं क्या 1 लीटर है कि नहीं, टाइम बर्बाद हो, समझ रहे बात। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। और दूसरा इसी से रिलेटेड तीसरा है हायर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जिस मशीन में हमने प्रोग्रामिंग किया है कि 1 लीटर वायल आपको गिराना है, उसी में यह भी सिस्टम होना चाहिए कि हम प्रोग्रामिंग चेंज करके 1 लीटर को हाफ लीटर में करें, क्योंकि हाफ लीटर का बॉटल बनाना पड़ सकता है, 2 लीटर का बॉटल बनाना पड़ सकता है, 5 लीटर का बनाना पड़ सकता है। तो क्या हम 5 लीटर के लिए अलग मशीन रखेंगे, 1 लीटर के लिए अलग, आधा लीटर के लिए अलग? नो, ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सके, इंस्ट्रक्शन दे सके, और उस एक ही मशीन से हम 1 लीटर भी ले सके, 5 लीटर भी ले सके, आधा लीटर भी ले सके। तो वो है हायर फ्लेक्सिबिलिटी। और ऐसा होता है, आप लोग देखते भी होंगे, ऐसा होता है। देखते होंगे आप लोग कि बटन से लोग जो पानी भरने वाला मशीन जो रेलवे वगैरह पर है, तो वहां पर 1 लीटर दाबता है तो 1 लीटर आता है, हाफ लीटर डालेगा तो हाफ लीटर आएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। हायर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि हम उसमें इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकें, और हायर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है वो रिजल्ट दे। क्लियर? और लास्ट है सेफ्टी। सेफ्टी, इट शुड बी सेफ, फायर हैजार्ड ना हो, और अदर्स जो भी है सेफ्टी हैंड मेजर्स उनको फेस करें। तो यही आपको मेनली फर्स्ट यूनिट में है, प्रॉफिट के बारे में कैसे होता है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगले यूनिट से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो जो 5th सेम में कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, इसमें जो सेकेंड यूनिट है वो आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी यूनिट से उतना कंपटीशन में नहीं पूछता है, एसबीटी में तो है ही, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड यूनिट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 6th सेमेस्टर का जो कंट्रोल सिस्टम है वो तो है इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सेमेस्टर में ये जो सब्जेक्ट है इसको आप एज अ थ्योरी सब्जेक्ट लेकर के चलिए, और सेकेंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से, उसको आप न्यूमेरिकल है उसको आप देखिए, अच्छे से पढ़िएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग मशीन पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।